बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा आपका अध्याय संख्या 3 नौकर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं अपितु जीवन जीने की कला से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 3 नौकर। पाठ परिचय से पता चलता है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। ये सिर्फ हमारी सोच है। यदि हमारी सोच है कि कोई काम बड़ा है तो वो काम बड़ा है, और कोई हमारी सोच मान देगा कि ये काम छोटा है तो हमारी नजरों में वो काम छोटा हो जाता है। इसीलिए मन में कभी ऐसे ऊंचे विचार नहीं लाने चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए। गांधी जी किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। वे कोई भी काम करने के लिए कभी भी शर्म महसूस नहीं करते थे। वे आश्रम के छोटे बड़े काम स्वयं करते थे। उन्होंने नौकरों को कभी वेतनभोगी मजदूर नहीं समझा, बल्कि अपने भाई बहन माना। उनके इसी व्यवहार के कारण आज राष्ट्र उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में श्रद्धा के जो सुमन है, जो श्रद्धा के जो फूल है, वो अर्पित करते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। आश्रम में गांधी जी ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर यानी ज्यादातर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वो बैरिस्टरी यानी वकालत से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय वे प्रतिदिन यानी रोजाना अपने हाथ हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। यानी वो गेहूं पीसते थे और आटा बनाते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी उनका हाथ बटाते थे, उनकी मदद करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन यानी बारीक या मोटा आटा वो पीस लिया करते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा यानी चालू रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत भी किया करते थे। हो सकता है चक्की कभी खराब हो जाए, उसके लिए मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। क्या कहा? कि आश्रम में आज आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी तुरंत उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। यानी पहले गेहूं साफ कर लो, फिर उन्हें पीसकर आटा बनाओ। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति ने अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरानी में पड़ गए। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी, यानी उन्हें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं आती थी। एक बार उनके पास एक कॉलेज के छात्र मिलने आए। उनको अपने अंग्रेजी भाषण के ज्ञान का बड़ा गर्व था। क्या था? अंग्रेजी ज्ञान का उसे बहुत ज्यादा घमंड। गांधी जी से बातचीत के आखिर में वे बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो आप कृपया करके मुझसे कहो, मुझे जरूर बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उन्हें उनके मन की बात ताड़ ली, यानी उनकी मन की बात जान ली, और वो बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन लीजिए। क्या बीन लीजिए? गेहूं साफ कर दीजिए। आगंतुक यानी आने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा यानी कोई ऑप्शन नहीं था। कई घंटे तक गेहूं बीनने के बाद बहुत थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर वहां से चल दिए। कुछ सालों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। क्या? आश्रम का भार संभालने। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीला करते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे किन्हीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख लेते तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते, यानी वो गुस्सा करते। उन्हें सब्जी, फल, अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आम्र आश्रमवासी ने बिना धोए हुए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए जिनके छिलकों पर काले चट्टे पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया
कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसीलिए दिए जाते हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है, यानी तुम जल्दी से हजम नहीं कर पाते हो। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर यानी ज्यादातर खुद ही भोजन परोसा करते थे, यानी खुद ही उन्हें अपने हाथों से भोजन दिया करते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली चीजों के विरुद्ध कुछ नहीं कह पाते थे। उनका खाना कैसा था? ज्यादातर उबला हुआ, कम तेल मसालों का। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर चुके थे। कैदियों को वो खाना दिया करते थे। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करेंगे, यानी अपने गंदे बर्तन जो खाने वाले हैं वो अपने बर्तन खुद ही साफ किया करेंगे। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बनाकर धोते थे, यानी एक समूह बना दिया जाता था और वो रसोई में खाना पकाने वाले बर्तनों को धोया करते थे। एक दिन गांधी ने बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया कि जो बड़े बड़े भगोने हैं वो मैं साफ करूंगा। इन पतीलों की पैंदी में खूब कालिख लगी थी, यानी काले वो रखे थे उनके पैंदे। पैंदे यानी निचला भाग। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां पर आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में बुद्धिमानी है और वो चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर वहां से चले आए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी जी को संतोष यानी चैन नहीं होता था। एक बार की बात है, जेल में उनको जो मददगार दिया था, यानी जो सहायता करने वाला साथ में दिया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर, यानी उनके काम से संतुष्ट ना होकर उन्होंने बताया था कि वो खुद कैसे लोहे के बर्तनों को मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। अब आश्रम का निर्माण हो रहा था, यानी आश्रम बनाया जा रहा था। उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं यानी टेंट में सोना पड़ता था। नए आवागत यानी नए आए हुए को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसीलिए उसने बिस्तर को लपेटकर यानी फोल्ड करके रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पे उठाकर जा रहे हैं, यानी जो स्थान बिस्तर रखने का था वहां पर वो रखने चले गए। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज यानी गांधी जी खुद किया करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ यानी बीमार थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उसके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उनके मन में ठेस लगी, उनके मन में चोट लगी। उन्होंने बच्चों को नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम ले आए। बेचारे कार्यकर्ता तो को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी यानी बिल्कुल परेशान ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक यानी रोजाना का जो मेहनत है वो ना करनी पड़ेगी। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता थी, यानी एक बहुत अजीब अच्छी शक्ति थी। वह थकान का भी नाम नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। कितनी मील तक? 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब टॉल्स्टॉय बड़ी बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर
42 मील तक वे पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर से बना हुआ कुछ नाश्ता सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे, शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फौरन घर पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी-खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तलाश यानी किसी खोज की किसी तालाब की भरपाई का काम चल रहा था। किसका काम चल रहा था? तालाब की भराई का। उसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लेकर वापस लौट रहे थे। तो देखते हैं कि गांधी जी उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रख रहे हैं। एक साथी ने उनसे पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? यानी आप हमारे लिए क्यों परेशान हुए? क्या यह उचित है कि हम आपकी आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं? मैं जानता था कि तुम लोग थके हारे घर पर लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय भी था, जिसका मैंने उपयोग कर लिया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रण दिया, यानी शाकाहारी भोजन को खाने के लिए उन्हें बुलाया गया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी यानी स्वच्छ साफ भोजन बनाने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियां धोने, सब्जियां साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी वो मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी कोई और नहीं, उस शाम को भोज में आमंत्रित उसके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। अतिथि यानी मेहमान। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उनको नापसंद था। वो खुद नहीं चाहते थे कि उनके लिए कोई व्यक्ति काम करे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी जब अपने डेरे पर अपनी निश्चित जगह पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, यानी अपने कमरे में झाड़ू लगा रहे थे, साफ कर रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली, यानी जो झाड़ू उनके हाथ में थी वो उन्होंने उनसे ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे थे तो उस रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र को पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, यानी जो उनके हाथ में काम था वो उसे खत्म करते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं वो जगाते थे। नौ खाली पद यात्रा के समय यानी पद यात्रा यानी पैदल यात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर ने यानी अपने कैंप में केवल 2 आदमियों को ही रखने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। खाकरा एक व्यंजन का नाम होता है जो पापड़ की तरह होता है, जिसे खाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि यानी रेसिपी बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। कितनी? 87 ईयर्स। गांधी को बच्चों से बहुत प्यार था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई या बच्चे की देखभाल के लिए उन्होंने किसी को नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उसकी देखभाल अनिवार्य है, यानी सबसे ज्यादा जरूरी है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल करते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका के जेल से छूटने के बाद जब वे घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक
बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध चुराने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया। वो बच्चे की देखभाल करते थे। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लिया करते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि बच्चे को प्यास लगे तो उसे वो पिला दे। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा कभी रोता और नहीं चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया, यानी अब उसे माँ के दूध की आदत नहीं रही। गांधी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण भारत में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट पर स्त्री की, किस पे, दुपट्टे पर स्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनका खाना परोसते थे और उनके पैर दबाने के लिए भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत जाने पर गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे खाने साफ किए, यानी टॉयलेट साफ किए, और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं, यानी चिट्ठियां इकट्ठी हो गई हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारतून नहीं है जिससे यह काम दूं, यानी मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं ये काम दे सकूं। क्या तू यह काम करने को तैयार हो, यानी मेरे पत्रों का जवाब देने के लिए तैयार हो। गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा भी काम करने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में खत्म कर दिया, यानी समाप्त कर दिया, और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवाओं का काम बड़ी खुशी के साथ किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। किसके समान मानना चाहिए? अपने भाई के समान। उसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश हमेशा नाकामयाब नहीं होगी, निष्फल नहीं होगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति, यानी नौकर की तरह कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता और काटता था, दूसरा बकरियों को धोता था, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता था और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घराने में घरेलू नौकर को परिवार का ही सदस्य माना जाता था। जो घर में काम करता था वो परिवार का सदस्य होता था। एक बार अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई कि घरेलू नौकर का परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों की तरह उनका सम्मान किया जाता है। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा कि उसका प्रतिदान, यानी उसका उपकार देने
का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, यानी मेरे में इतनी श्रद्धा नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देगा। इस सुंदर से पाठ के रचयिता है अनुबंधोपाध्याय। तो देखा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें हमारी सोच अच्छी रखनी चाहिए। इसी सीख के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज की यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष यानी आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।